हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की अति लघुत्तरी प्रश्न का 150 क्वेश्चन नंबर तक हमने करा दिया था। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे और आज हम अति लघुत्तरी प्रश्न को खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151 लिखी दिया है कि मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था। जो लॉर्ड मैकाले थे, जिन्होंने निस्यंदन का सिद्धांत अथवा छनाई का सिद्धांत दिया था, तो भारत में वो किस प्रकार की एजुकेशन को तैयार करना चाहते थे। तो आप लिख सकते हैं कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, जो उनका विवरण पत्र जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो 1854 में आया था। तो उसमें लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय, किंतु रुचियों, नैतिक और आदर्शों और बुद्धियों में अंग्रेज हों। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बल अथवा जोर दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं के अंदर जो खून होना चाहिए और जो जातियाँ होनी चाहिए वो तो हिंदुत्व को होनी चाहिए, लेकिन जो रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, जो नैतिक आदर्श होना चाहिए और जो बुद्धि होनी चाहिए वो अंग्रेजी शिक्षा की होनी चाहिए, अंग्रेजी की होना चाहिए। इस बात से स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग जिसे हम बाबू वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है, मैकाले भारत में ऐसा वर्ग जिसे बाबू वर्ग के नाम से जानते हैं, उत्पन्न करना चाहता था, जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। यह लॉर्ड मैकाले इस प्रकार से वर्ग तैयार करना चाहता था भारत में। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए दिया है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था। जो वुड का आदेश पत्र आया था, ठीक है, तो उसमें अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं, वुड ने अंग्रेजी भाषा पे भी जोर दिया था और अपनी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, और भारतीय भाषा या देसी भाषा, उन भाषाओं के विकास पर भी बल दिया था वुड ने। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए दिया, यशपाल समिति की अध्यक्षता का गठित समिति का उद्देश्य क्या था। मतलब प्रोफेसर यशपाल की समिति जो 1992 में आई थी, जिसे एनसीएफ 2005 भी कहा जाता है। तो प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित उस समिति का क्या उद्देश्य था, ठीक। तो उस समिति का जो टारगेट, पर्पज अथवा गोल था कि अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना है। पिछले क्वेश्चनों में अति लघुत्तरी मैंने बताया था आपको कि जो प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में आई थी, उसका मुख्य लक्ष्य था एजुकेशन विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। और वो जो बोझ था वो दो प्रकार से बोझ था। एक तो भौतिक बोझ, जिसे हम शारीरिक बोझ या फिजिकल बोझ बर्डन कहते हैं, और दूसरा था मानसिक बोझ। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए दिया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित वस्तुएं अथवा सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे हम ओबी कहते हैं। पहला, शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षण संदर्शिका, पाठ्यपुस्तक, कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया, खेल सामग्री व खेल खिलौने हो गए, ठीक है। विज्ञान की किट हो गई, विज्ञान की किट में जैसे आपका लेंस हो गया, ठीक है, और आपका दंड मैग्नेट हो गया, ठीक है, और लघु यंत्र किट जैसे पेचकस, प्लास, श्रव्य उपकरण में जैसे रेडियो हो गया, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय की घंटी हो गई, संगीत उपकरण हो गया, ढोलक, तबला, जिससे कि विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है किया जा सके। जितने भी आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं, उन आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराना जो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु कुछ धन होना चाहिए, कक्षा कक्ष होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, चटाई आदि, कुर्सी शिक्षकों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मुख्य उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए जाए कि बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा परियोजना जिसे बीईपी बोला जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पहला लिख सकते हैं विद्यालय सुलभ कराना, दूसरा आप लिख सकते हैं नामांकन, तीसरा उपलब्धि प्राप्त करना, और चौथा लिख सकते हैं सतत शिक्षा। विद्यालय सुलभ कराना का मतलब होता है इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों से खोलना शामिल किया गया है। विद्यालय की सुलभ कराना। नामांकन में आप लिख सकते हैं कि सन वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष के बच्चों की सभी बाल बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करना। तीसरा उपलब्धि प्राप्त कराना में लिख सकते हैं कि वर्ष 2000 तक विद्यालय में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता। न्यूनतम अधिगम स्तर आपको बताएं कि बच्चा को इतना जान लेना चाहिए ताकि वो अगली कक्षा में चला जाए, इसको बोलते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। चौथा आप लिख सकते हैं सतत शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस एजुकेशन। तो लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। ये सारी चीज़ें हो जाएगी बेसिक शिक्षा परियोजना
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट पर्पज अथवा गोल। क्वेश्चन नंबर 156 लिख दिया है कि प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई? तो 7 राज्यों के 42 जनपदों में DPEP जो है कि लागू की गई थी। वो कौन कौन से राज्य थे? तो पहला राज्य था मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए दिया कि ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का क्या उद्देश्य था? तो ड्रॉप आउट आपको बताए थे कि ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं और जब उनका लंच होता है उस टाइम वो लंच के लिए, भोजन करने के लिए वो घर पे चले जाते हैं और घर आकर वापस दोबारा स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट की दर को 10% कम करना था, साधारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना, यह ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए दिया है कि ECCE जो शब्द है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक जो बचपन होता है उनका, उसका देख रेख और उनकी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए दिएगा प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश की कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो जो फर्स्ट चरण था मिड डे मील का, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में कराई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो कितने जनपदों में अथवा कितने विकास खंडों में, कितने ब्लॉक में सबसे पहले लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में जो है कि मिड डे मील की स्थापना कराई गई थी। उसके बाद और 248 विकास खंड, मतलब 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालन इसका कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए देगा NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पहला कार्य होता है अनुसंधान एवं नवाचार करना। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, खोज करना, और नवाचार का मतलब होता है क्रिएटिव अथवा इनोवेटिव बनाना। दूसरा आप लिख सकते हैं आदर्श पाठ्यक्रम, एक आइडियल कंटेंट, ठीक है, सिलेबस, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। चौथा आप लिख सकते हैं अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवाएं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन सर्विस। तो ये सारे जो कार्य हैं ये NCERT के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में कराई गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जिसको हम इग्नू बोला जाता है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 में कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए जाइए प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में अपव्यय अवरोधन का स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए जाइए कि AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो AOPT जो है ये सॉफ्ट कार्यक्रम का आरंभ 1993-1994 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व समझा गया। जो NCERT है, ठीक है, जो सेवारत मतलब जो कार्यरत टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण, उनके ट्रेनिंग के लिए NCERT को इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी AOPT के स्तर के अध्यापकों को संचालन हेतु। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए जाएगी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसे हम UP-BEP बोलेंगे, ठीक है, BEP बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? तो आप लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत राज्य, जनपद, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं तथा का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल होता है BEP के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए दिया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना, जिसे बोलते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट ना, के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं? प्री प्राइमरी का मतलब होता है LKG UKG। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसके 3 से 3, 4, 5 मतलब 2 वर्ष तक उसे प्री प्राइमरी क्लास में जो है कि रखा जाता है किंडरगार्टन पद्धति अपना करके, और उनको ऐसा माहौल दिया जाता है ताकि वो विद्यालय के बारे में, वहाँ के परिवेश और वहाँ के वातावरण के बारे में जाने। ठीक है, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। यानी कि क्रियाकलाप अथवा एक्टिविटीज़, गतिविधियों के द्वारा उनको जो है कि सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए जाइएगा सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो आप लिख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य लिखते हैं सन 2003 तक, यह लक्ष्य है, सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों का प्रवेश करना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। तीसरा आप लिख सकते हैं कि सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। और चौथा आप लिख सकते हैं कि जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा पर
ध्यान केंद्रित करना। 5वां आप लिख सकते हैं 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। ये सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए दिया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। मॉनिटरिंग करने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, जहाँ से जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े जहाँ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं, जहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 8 से 11 वर्ष तक की जो छात्राएं थीं, ठीक है, उनको उनके लिए एजुकेशन मतलब शिक्षा का प्रावधान किया गया, आवासीय विद्यालय खोले गए थे। तो उसमें करा मॉनिटरिंग का मतलब ये होगा उनके देख रेख के क्या क्या प्रावधान, मतलब उनका देख रेख किस प्रकार से होता है। तो आप लिख सकते हैं कि विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डाइट प्राचार्य होते हैं, ठीक है, जो डाइट के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाइट प्रभारी, तो डाइट प्रभारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है किस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग का मतलब होता है देख रेख, वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं, ठीक है, सुरक्षा को लेकर के, खान पान को लेकर के, ठीक है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए दिया है कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में जो फ़ी कंसेशन यानी कि जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा जाता है और कंपलसरी एजुकेशन होता है, उसके मतलब उन्नति में, उसके उन्नयन में, ठीक है, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसको पूछ रहा है। तो पहली बाधा आप लिख सकते हैं शासन की कमज़ोर नीति। ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बताया था, हम इसको विस्तृत जानेंगे। तो पहला आप लिख सकते हैं शासन की कमजोरी, दूसरा लिख सकते हैं राजनीतिक कठिनाइयाँ, और तीसरा प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव। एक रूपी नीति का मतलब होता है कि जैसे परंपरागत रूप से जो चीज़ें चली आ रही हैं वैसे ही मतलब स्कूल का संचालन कराना। चौथा आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की भिन्नता। पांचवा आप लिख सकते हैं शिक्षकों का अभाव, ठीक है। और छठवां अपव्यय व अवरोधन। इन सारे शब्दों से हम परिचित हैं, हमने पिछले क्वेश्चनों में सारे शब्द से आपको रूबरू करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि 109 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे बोलते हैं DPEP, तो उसकी क्या रणनीति, आप पहले रणनीति लिख सकते हैं कि बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए। दूसरा है कि विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। चौथा लिख सकते हैं सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, और पांचवा लिख सकते हैं अध्यापक दक्षता में वृद्धि। अध्यापक दक्षता का मतलब होता है कोई भी शिक्षक जो है अपने विषय में क्या हो, दक्ष हो, इफिशियंट हो। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान की पहली विशेषता लिख सकते हैं आप कि इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा में सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। सर्व शिक्षा अभियान की मतलब जनता अगर कंट्रीब्यूट नहीं करती है, सहयोग नहीं करती है, ठीक है, विप्रेरित नहीं करती है, तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान अथवा प्रोजेक्ट है, ये सफल नहीं होगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है। केवल नामांकन मतलब केवल ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का नाम लिखा जाना, ये मेन उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि सभी लोग शिक्षित हों। क्वेश्चन नंबर आप 3 लिख सकते हैं कि यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों का आपस में सहयोग के परिणामोन्मुखी है। चौथा आप लिख सकते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। पाँचवा आप लिख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। तो इस प्रकार से आप 5 दिया है, आप 2 केवल पूछा है आपसे 2, तो 2 कोई भी आप लिख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए जाएगी प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है, क्या मतलब है। तो प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना। मतलब सबसे अगर विद्यालय जो है हमारे घर से बच्चे के घर से नज़दीक रहेगा, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम से कम समय में पहुंच सके। प्रत्येक छोटे छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गाँव में जो है कि एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए जाइए प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशा है। तो प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए दिया है छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति
पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित, मतलब कि जो समस्त योजना है छात्रवृत्ति की योजना वह स्टेट गवर्नमेंट के खाते से पैसा जो है कि बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 देखे जाएगी, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थाओं को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए जाएगी, मूल्य का क्या अर्थ होता है। तो मूल्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानित, उपयोगी हो जाए, उसी को हम मूल्य कहते हैं, जिसे वैल्यू कहते हैं। वैल्यू शब्द की जो उत्पत्ति है वो वैल्यूअर शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए जाएगी, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो बाल जो अपराध के प्रमुख बिंदु होते हैं, जैसे भूखमरी हो गई, गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गया, उचित वातावरण का न मिलना आदि जो है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु, यानी कि आदि चीज़ों की वजह से जो है कि बालक आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए थे कि बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था। तो जो बनारस संस्कृत कॉलेज है 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से ये खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 178 देखे थे कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए थे कि वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को जो है कि अपना शिक्षा नीति क्या की थी, घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए जाएगा, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है, यह बात किसने कही है। तो यह बात कही है प्लेटो ने। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे जो सुकरात के क्या थे, शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए जाएगी, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। जो उम्र होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र तक जो है कि प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 21A अथवा 21 क के भाग 3 में, ठीक है, कौन से मूल अधिकार निहित हैं। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार, यह बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए जाएगा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए देगा, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो जो मिशनरी स्कूल होते हैं अथवा मिशन स्कूल होते हैं उनकी विशेषता पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। पहला आप लिख सकते हैं, मिशन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा से माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। मिशन जो स्कूल होते थे उसमें इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता था। दूसरा, मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती। मिशन जो मिशनरी स्कूल थे उनमें ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाती थी। तीसरा आप लिख सकते हैं कि मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित हो जाता था, मतलब एक टाइम जो था, टाइम पीरियड वो एकदम सर्टेन निश्चित था। चौथा आप लिख सकते हैं, मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था, ठीक है। इस प्रकार से आप मिशन स्कूल की विशेषता लिख सकते हैं। सॉफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है, SOPT, तो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, पी मोस्ट क्या है। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंड प्रोग्राम, ठीक है। पी मोस्ट जो सेवारत अध्यापक है, सेवारत अध्यापक का मतलब होता है वो अध्यापक जो प्राइमरी स्कूल में क्या कार्यरत हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतिशील बनाना है, मोस्ट का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं पी मोस्ट। दूसरा आप लिख सकते हैं लघु औजार किट, जिसमें आपका मैग्नेट, लेंस, ये प्लायर, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। गणित की किट हो गई, जैसे गणित किट में आपका कंपास हो गया, गोला प्रकार हो गया, चांदा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये गणित किट के अंतर्गत आ जाती हैं। ब्लैक बोर्ड तो है ही। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए जाएगी, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जिसे हम बोलते हैं नेशनल लेबर चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। तो खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रम को बाहर निकालना, उनका पुनर्वास करना। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में आया था, शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या है। तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कराया, जिसमें शिक्षा सुधार को व्यावहारिक रूप में प्रदान करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए दिया है, शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10+2+3 मतलब हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद जो है कि 3 साल ग्रेजुएशन की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, जिसे प्रोग्राम एक्शन भी कहा जाता है। 1992 जो था ये NEP 1986 का क्या था, संशोधित रूप था। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए जाए कि राष्ट्र शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। तो शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन, प्रोफेसर यशपाल की समिति, जो 1992 में आई थी।
क्वेश्चन नंबर 192 देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीपी किस बैंक की वित्तीय संस्था से संचालित किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से डीपीपी कार्यक्रम संचालित किया गया। एनसीएफटी 2009 क्या है? एनसीएफ 2005 तो हम समझ गए कि 2005 जो प्रोफेसर यशपाल की समिति में 1992 में आया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एजुकेशन विदाउट बर्डन था। वो भी बर्डन दो प्रकार था, फिजिकल बर्डन और मेंटल बर्डन। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन की एनसीएफटी 2009 क्या है? तो जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षकों की जो उनके एजुकेशन के लिए, ठीक है, एक प्रकार से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करने की बात कर रहा है, जो कि 2009 में बनी थी। तो यह शिक्षक प्रोग्राम तथा योजना है जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए दिया है एनपीआरसी का प्रमुख क्या होता है? तो एनपीआरसी जिसे हम बोलते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं संकुल प्रभारी। उसको क्या बोलते हैं? संकुल प्रभारी, एनसीपीआरसी। क्वेश्चन नंबर 195 देखिए कि ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो ग्राम प्रधान जो होता है, जिसे मुखिया कहते हैं, वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। Subscribe for more content.